गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। बच्चों, जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओम का नियम। देखिए बच्चों, आप लोग हाई स्कूल में इस ओम के नियम को पढ़ चुके हैं, तो जैसा नियम आपने वहाँ पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही नियम यहाँ पर भी है। तो देखिए पढ़ते हैं इसको। इसमें लिखा है कि इसके अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, यानी कि कोई चालक है हमारे पास, उसकी भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि नियत रहें, ठीक है। कोई चालक है जिसकी भौतिक अवस्थाएं ताप, लंबाई, चौड़ाई ये सब अगर नियत रहें तो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। तो बच्चों होगा क्या, जो हम चालक के सिरों पर विभवांतर लगाएंगे और उसमें एक धारा बहने लगेगी, दोनों का अनुपात एक नियतांक होगा। तो यही होता है बच्चों ओम का नियम। देखिए अगली लाइन में हमने लिखा है, यदि चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने पर, यदि चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने पर उसमें आई धारा बहने लगे तो ओम के नियम से V अपॉन में I बराबर हो जाएगा बच्चों नियतांक, ठीक है। लेकिन देखिए प्रतिरोध की परिभाषा से, बच्चों प्रतिरोध की परिभाषा से क्या हो जाएगा, V अपॉन I इज इक्वल टू R, ठीक है। हमने पढ़ा था जो प्रतिरोध की परिभाषा, आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आप लोगों को आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों प्रतिरोध की जो परिभाषा थी वो थी V अपॉन में I बराबर R। तो इस V अपॉन में I की जगह, जो कि नियतांक है, इसकी जगह हम R लिख सकते हैं। बच्चों ये V अपॉन में I बराबर R या V अपॉन में I बराबर नियतांक, यही ओम का नियम है। देखिए बच्चों, अब है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग होता है उसे हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो उस अनुगमन वेग के आधार पर हमको जो है ओम के नियम का सत्यापन करना है। तो बच्चों देखिए, उसके लिए सबसे पहले इस डायग्राम को समझेंगे। इस डायग्राम में हमने एक चालक माना है, ठीक है। इस चालक की लंबाई है L और इसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, यानी कि ये साइड वाला जो क्षेत्रफल है ये है बच्चों A। इसके एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो हमें छोटा n माननी है, स्मॉल n हमें एकांक आयतन में, यानी कि जब इस चालक का आयतन एकांक है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें n माननी है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस चालक को V विभवांतर देंगे, या कह सकते हैं हम इस चालक को एक सेल से जोड़ देंगे जिसका विभवांतर V है, जो कि V वोल्टेज इसे दे रही है। भाई V विभवांतर देने के बाद इसमें जो है I धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो बच्चों देखिए इसकी थ्योरी में हमने क्या लिखा है, इसकी थ्योरी में हमने लिखा है माना चालक की लंबाई बराबर L। भाई चालक की लंबाई जो है वो L के बराबर है। चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वो बच्चों A है। चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर बराबर V। तो बच्चों देखिए ये चारों बातें वही हैं जो हमने इधर मानी हैं। अब देखिए बच्चों होगा क्या, जब हम चालक के सिरों पर विभवांतर लगा देते हैं तो चालक के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो कि पहले ऊष्मीय वेग से गति कर रहे थे, ऊष्मीय वेग जो कि बच्चों 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है, पहले उस वेग से गति कर रहे थे। लेकिन अब विभवांतर लगा देने के बाद वे अनुगमन वेग से गति करने लगेंगे। तो देखिए बच्चों चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों तब चालक में धारा कितनी हो जाएगी बच्चों, I इक्वल टू NEA VD। इसको हमने इक्वेशन 1 बना दिया। अब देखिए बच्चों विभवांतर V के कारण चालक में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन में L। बच्चों देखिए चालक की लंबाई L है और उसके सिरों पर हमने विभवांतर लगाया है V। तो बच्चों जब हम विभवांतर को अप्लाई करेंगे चालक के सिरों पर, तो देखिए जिन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर है उन दो बिंदुओं के बीच E वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और जिसका जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से होगा E इक्वल टू V अपॉन में L। अब देखिए बच्चों इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, ये जो वैद्युत क्षेत्र चालक में लग रहा है इसके कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F इक्वल टू हो जाएगा बच्चों E इंटू में E। भाई बल होता है F इक्वल टू क्यू E। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो है बच्चों E, तो F इक्वल टू हो जाएगा E इंटू में E, यानी कि बल बराबर हो जाएगा आवेश गुणा वैद्युत क्षेत्र। अब देखिए बच्चों जब इलेक्ट्रॉन जो है अनुगमन वेग से गति कर रहे हैं और उस पर बल भी लग रहा है तो उसका त्वरण भी कुछ ना कुछ होगा। तो देखिए बच्चों इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण होगा
ए इक्वल टू वो हो जाएगा एफ अपॉन में एम। जो इलेक्ट्रॉन का त्वरण है ए बराबर हो जाएगा बच्चों एफ अपॉन में एम, जहां एम इक्वल टू है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एम है बच्चों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो ए इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन में एम। अब देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू एफ अपॉन एम है, हम यहाँ पर एफ की वैल्यू रख देंगे ई इंटू में ई। ठीक है, ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ये हम रख देंगे छोटा ई इंटू में कैपिटल ई। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र का मान रख देंगे v अपॉन में एल। तो देखिए बच्चों, जो त्वरण आएगा निकल के, त्वरण ए का मान आएगा बच्चों EV अपॉन में ml। इसको हम इक्वेशन 2 बना देंगे। अब देखिए बच्चों, चूंकि चालक के भीतर त्वरित इलेक्ट्रॉन धनायनों से निरंतर टकराते रहते हैं, यानी कि बच्चों जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वे लगातार इधर उधर गति करते रहते हैं। जब वे इधर उधर लगातार गति करेंगे तो बच्चों वे किसी दूसरे धनायन से टकराएंगे भी, और टकराने के पश्चात क्या होगा, उनका वेग बढ़ जाएगा। भाई जब वैद्युत क्षेत्र नहीं लगा होगा, या कह सकते हैं जब विभवांतर हमने नहीं लगाया था, तो उनका वेग जो है घट जाता, उनकी जो ऊर्जा थी वो कम हो जाती। लेकिन जब हमने विभवांतर लगा दिया तो बच्चों विभवांतर लगाने के बाद प्रत्येक टक्कर पर उनका जो वेग है वो बढ़ जाएगा। देखिए, यदि इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिकाल, बच्चों श्रांतिकाल होता है दो टक्करों के बीच लगा समय। अगर इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिकाल टो हो तो इनके वेग में वृद्धि बच्चों ए इंटू टो हो जाएगी। भाई त्वरण गुणा समयांतराल क्या होता है, वेग में वृद्धि। तो देखिए यहाँ समय तो लग रहा है टो, यानी कि दो टक्करों के बीच का समय है टो, और प्रत्येक टक्कर के बाद उनका वेग बढ़ रहा है, तो वेग में वृद्धि होगी बच्चों ए इंटू टो। अब देखिए बच्चों, इसमें है यदि चालक के भीतर n इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग u1, u2, u3 डैश डैश un हो। बच्चों ये जो ऊष्मीय वेग होते हैं ये वैद्युत क्षेत्र लगाने से पहले इलेक्ट्रॉनों के वेग होते हैं, और जब हम वैद्युत क्षेत्र उसमें लगा देंगे तो उनके वेग में वृद्धि a इंटू टो हो जाएगी। तो देखिए, तथा इनके श्रांतिकाल क्रमशः टो 1, टो 2, टो 3 डैश डैश टो n हो। यानी कि जो पहले इलेक्ट्रॉनों की जो दो टक्करों के बीच का समय है वो टो 1 है, ऐसे ही जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसकी दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय अंतराल है या औसत समय है वो टो 2 है, और ऐसे ही जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है ऐसे ही डैश डैश करके हमने n इलेक्ट्रॉनों के श्रांतिकाल लिख दिए। तो देखिए बच्चों, तब वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्या हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, पहले इलेक्ट्रॉनों का जो नया वेग है वो हो जाएगा u1 प्लस में A21। भाई u1 वेग था उसका वैद्युत क्षेत्र लगाने से पहले, और वैद्युत क्षेत्र लगाने के बाद उसके वेग में वृद्धि हो गई A21। तो देखिए बच्चों, जो उसका टोटल वेग हो जाएगा यानी कि नया वेग हो जाएगा वो हो जाएगा u1 प्लस में A21। अब देखिए दूसरे इलेक्ट्रॉन का जो नया वेग है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का नया वेग कितना हो जाएगा u2 प्लस में A22। देखिए इसी तरीके से बच्चों हम सभी इलेक्ट्रॉनों के वेग लिख देंगे, और लास्ट में हमने लिख दिया nवें इलेक्ट्रॉन का नया वेग। जो nवें इलेक्ट्रॉन का नया वेग है वो बच्चों हो जाएगा un प्लस में A2n। अब देखिए, इन n इलेक्ट्रॉनों के वेगों का औसत ही अनुगमन वेग कहलाता है। बच्चों ये जो नए वेग हैं इन सभी का औसत क्या कहलाएगा, अनुगमन वेग। तो देखिए Vd इक्वल टू जो अनुगमन वेग है Vd वो हो जाएगा बच्चों, हम इन सभी वेगों को ऐड कर देंगे और अपॉन में n और टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए बच्चों, ये हो गया है u1 प्लस में A21, ये पहले इलेक्ट्रॉन का नया वेग था, u2 प्लस में A22 ये दूसरे इलेक्ट्रॉन का नया वेग था। ठीक ऐसे ही हम सभी इलेक्ट्रॉनों के वेग लिख देंगे और आखिरी में un प्लस में A2n लिख देंगे और अपॉन में n से इसे डिवाइड कर देंगे। अब देखिए बच्चों, u1, u2, u3 डैश डैश un इन सबको हम एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, तो हमने लिख दिया u1 प्लस u2 प्लस डैश डैश प्लस un। ठीक है, और साथ के साथ इस एलसीएम को ब्रेक कर दिया। तो देखिए इसके अपॉन में n लिख देंगे और साथ में जो बचेगा A21, A22 डैश डैश A2n। ठीक है, इसके अपॉन में भी हमने ये n लिख दिया। अब देखिए बच्चों, अगले स्टेप में हमने करा क्या, a कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे टो 1 प्लस टो 2 प्लस डैश डैश टो n बचेगा। ठीक है, और अपॉन में n तो चल ही रहा है। अब देखिए, परंतु u1 प्लस u2 प्लस डैश डैश un अपॉन में n इक्वल टू हो जाएगा 0। बच्चों ये ऊष्मीय वेग का औसत है जो कि 0 होता है। ये बात हम चैप्टर 5 के पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और इस आई बटन पर मिल जाएगा। अब देखिए बच्चों, टो 1 प्लस टो 2 प्लस डैश डैश टो n अपॉन में n, इस पूरे को हमने टो मान लिया, यानी कि श्रांति कालों का जो औसत है उसे हमने टो मान लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो Vd है
अब Vd बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 प्लस में a इंटू टो। भाई इसकी जगह 0 और इसकी जगह हमने टो रख दिया, तो देखिए फाइनल आएगा बच्चों Vd इक्वल टू a इंटू टो। अब बच्चों a का मान हम रख देंगे, तो देखिए a का मान रखने पर क्या आएगा, Vd इज इक्वल टू EV अपॉन में ml इंटू में टो। बच्चों ये जो अनुगमन वेग आया है, ये अनुगमन वेग और श्रांति काल में संबंध है। अगर परीक्षा में आप लोगों से पूछे कि अनुगमन वेग और श्रांति काल में संबंध स्थापित कीजिए, तो आप लोगों को ये यहाँ तक सॉल्व करना होगा। लेकिन ओम के नियम को सिद्ध करने के लिए हमें इससे आगे भी इसको सॉल्व करना है। अब देखिए बच्चों, Vd का मान समीकरण 1 में रख देंगे, जो I बराबर NEA Vd था, इसमें हम Vd की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो बच्चों देखिए धारा I का कितना मान प्राप्त होगा, NEA EV अपॉन में ml इंटू में टो। अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, E की E में मल्टीप्लाई करने पर E स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा NE स्क्वायर AV अपॉन में ml इंटू में टो। अब देखिए बच्चों, ओम का नियम सत्यापित करने के लिए हमें V अपॉन I को नियतांक दिखाना होगा। तो देखिए यहाँ पर V है और इस तरफ I चल रहा है। हम यहाँ पर जो I है उसको इधर अपॉन में ले आएंगे और इधर वाली जो अपॉन की चीज़ है इसे इधर ले जाएंगे, और जो इधर मल्टीप्लाई में है वो सारी चीज़ इधर ले आएंगे, केवल V को छोड़ के। ठीक है, केवल V को छोड़ देंगे और बाकी ऊपर की जो सारी चीज़ है वो इस तरफ आ जाएगी अपॉन में, और नीचे ये जो ml है वो चला जाएगा ऊपर। तो देखिए बच्चों हमें फाइनल रिजल्ट मिल के आएगा V अपॉन में I इज इक्वल टू ml अपॉन में NE स्क्वायर A इंटू में टो। अब बच्चों देखते हैं कि ये जो हमारे पास आया है ml अपॉन में NE स्क्वायर A टो, क्या ये नियतांक है कि नहीं है। देखिए बच्चों m क्या है, m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नियत होता है। L क्या है, L है चालक की लंबाई। बच्चों अगर चालक का ताप ना बढ़े, चालक का ताप अगर नहीं बढ़ेगा तो उसकी लंबाई में परिवर्तन भी नहीं होगा, मतलब उसकी लंबाई भी नहीं बढ़ेगी। n है बच्चों चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। भाई चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर ताप नहीं बढ़ा तो ये संख्या भी नियत रहेगी। E है बच्चों इलेक्ट्रॉनों का आवेश, और इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश है वो भी नियत रहता है, तो ये भी नहीं चेंज होगा। ए है बच्चों चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। बच्चों अगर ताप नहीं बढ़ रहा तो ए का मान भी फिक्स है, यानी कि कांस्टेंट है। टो है बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल, यानी कि इलेक्ट्रॉन की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय। बच्चों अगर ताप नहीं बदला तो देखिए इलेक्ट्रॉनों की चाल जो है वो फिक्स रहेगी, और जब चाल फिक्स रहेगी तो ये टक्करों के बीच का समय भी क्या रहेगा, फिक्स, या कह सकते हैं कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए बच्चों सारा ताप का ही खेल है। अगर ताप परिवर्तन नहीं हुआ, या कह सकते हैं ताप कांस्टेंट हुआ, तो ये पूरी वैल्यू जो है ये कांस्टेंट रहेगी। और ओम के नियम में हमें ये कहा गया है कि नियत ताप पर, ठीक है, नियत ताप पर चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का मान नियतांक होता है। तो बच्चों अगर नियत ताप है तो ये चीज नियत है, मतलब कि V अपॉन में I बराबर नियतांक है। तो देखिए हमने यही बात लिखी है, जहां ml अपॉन में NE स्क्वायर A टो दिए गए चालक के लिए, हमें कोई चालक दिया गया है उसके लिए नियत ताप पर नियतांक है, यानी कि नियत ताप होना चाहिए, तो उस नियत ताप पर ये वैल्यू नियतांक होगी। तो देखिए अतः V अपॉन में I बराबर हो जाएगा बच्चों नियतांक। यही ओम का नियम है। बच्चों जो V अपॉन में I बराबर नियतांक है, इसी को ही बोलते हैं ओम का नियम। अब बच्चों देखिए अगर हम इन सब की विमा निकालें, या कह सकते हैं इन सब के मात्रक लिख दें, तो कट पिट करके जो मात्रक आएगा वो ओम ही होगा। मतलब हम इस पूरे को चालक का प्रतिरोध बोल सकते हैं। तो बच्चों V अपॉन I बराबर हम नियतांक की जगह R भी लिख सकते हैं, क्योंकि R का मान क्या होगा, कांस्टेंट होगा नियत ताप पर, और ये नियत ताप पर वैल्यू नियतांक ही है। तो बच्चों आशा करता हूँ आप लोगों को ये ओम का नियम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।